आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके सामने जो भारत की प्रमुख नदियाँ हैं, उत्तर भारत की, मध्य भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की, सब इसमें कवर करने वाले हैं और उसके नदी तंत्रों के बारे में भी देखने वाले हैं। तो अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने नहीं किया है तो। देखो सबसे पहले इसमें देखते हैं अब हम उत्तर भारत की प्रमुख नदियों के नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, देखो उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें तीन भागों में या फिर ऐसे कह सकते हो कि इन्हें तीन नदी तंत्रों में विभाजित किया गया है। जो उत्तर भारत की प्रसिद्ध यानी प्रमुख जो नदियाँ तीन हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, उन्हीं नदी तंत्रों को विभाजित किया गया है, यानी सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो देखो इसमें सबसे पहले देख लें अब आपके सामने सिंधु नदी तंत्र को। सिंधु नदी तंत्र में इसके अलावा जो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इन्हें भी सम्मिलित करते हैं इसी में। और सिंधु नदी का जो उद्गम होता है ना, वो कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है और तिब्बत में ही है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास है बोखारचू ग्लेशियर। बोखारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है और इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। यानी इसकी जो लंबाई है सिंधु नदी की 2880 किलोमीटर है। याद रखना अच्छे से कि सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर और ये जहाँ से उद्गम होता है बोखारचू ग्लेशियर, यहाँ से निकलने के बाद लद्दाख और जास्कर जो श्रेणियाँ पड़ती हैं उसके मध्य से ये प्रवाहित होने के बाद भारत में दमचोंग से प्रवेश करती है। दमचोंग से, कहाँ से? दमचोंग से प्रवेश करती है और इसकी भारत में जो लंबाई है वो 1114 किलोमीटर दूरी भारत में तय कर दी है। उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करती है, फिर आगे चल कर के जो सभी इसकी सहायक नदियाँ इसी में मिल जाती हैं और फिर ये अरब सागर में अपना डेल्टा बना देती है। ठीक है, तो देखो इसकी सहायक नदियों में भी जान लो कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं उसमें दाईं किनारे पर लगने वाली नदियों में, दाईं नदियाँ यानी दाएं हाथ पर जो नदियाँ लगती हैं, जैसे देखो आप बताओ कि नदियों का जो बाएं नदियाँ दाएं नदियाँ ऐसे कैसे निर्धारित करोगे आप? ये समझ लो जैसे नदी का जिस साइड में प्रवाह हो रहा हो, आप नदी में चलना स्टार्ट कर दो। जैसे आप उसके प्रवाह के समांतर या प्रवाह के अनुकूल चलते चलोगे नदी में, तो आपका जिस साइड में दायां हाथ होगा उस साइड की नदियों को कहेंगे दाईं नदियाँ, और जिस साइड में आपका बायां हाथ होगा उस साइड की नदियों को कहेंगे बाईं नदियाँ। तो उसी प्रकार से जान लो कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं दाईं किनारे की, उसमें सम्मिलित करते हैं हम श्योक, काबुल और कुर्रम को। उसके अलावा बाएं नदियां जो हैं उसमें करते हैं हम झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यानी जो ये पांच नदियां इसकी सहायक हैं फेमस, ये सभी बाएं किनारे पर लगती हैं इसके। और श्योक, काबुल और कुर्रम ये इसके दाएं किनारे की नदियां हैं। इसके अलावा देखो सिंधु नदी जल जो समझौता हुआ था 1960 में, वो भी फेमस समझौता है। उससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और इसमें मध्यस्थता जो की थी इस समझौते में, वो विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसमें देखो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीन नदियों का जो 20% भाग है वो तो ओनली भारत इस्तेमाल करता है और 80% जल का इस्तेमाल करता है पाकिस्तान। यानी सिंधु, झेलम, चिनाब इन तीन नदियों का 80% जल का प्रयोग करता है पाकिस्तान और 20% का करता है भारत। इसके अलावा ये रावी, ब्यास और सतलज, इसी समझौते के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था कि सिंधु, झेलम, चिनाब का 20% भारत करेगा, 80 करेगा पाकिस्तान। और ये भी क्या कहा गया था कि रावी, ब्यास और सतलज इन तीनों नदियों का 80% उपयोग करेगा भारत और 20% करेगा पाकिस्तान। तो इस तरह से 1960 में सिंधु नदी जल समझौता हुआ था विश्व बैंक की मध्यस्थता की वजह से। अब देखो और भी नदियां हैं आपके सामने, ये जो 5 नदियां हैं यही समझ लो अच्छे से कि झेलम नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है। झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से, और ये कहाँ है? वेरीनाग में। वेरीनाग यानी शेषनाग झील से इसका कश्मीर में, कश्मीर राज्य में ये प्रवाहित होती है और शेषनाग झील से ये प्रवाहित उद्गम होती है, इसका उद्गम होता है। इसके अलावा चेनाब नदी भी है। चेनाब यानी चंद्र प्लस भागा, इसके सम्मिलित रूप ये जो दो नदियां हैं चंद्र और भागा, उसकी सम्मिलित धाराओं से ही इसका निर्माण होता है और ये हिमाचल प्रदेश, विशेषकर हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। यानी चंद्र और भागा नदियों के मिलने से चेनाब नदी का निर्माण होता है और यह प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके अलावा अब ये तीसरी नदी है इसमें रावी नदी। रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रा यानी कांगड़ा जिले से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? रोहतांग दर्रे से और कांगड़ा जिले से। याद रखना रोहतांग दर्रे से कांगड़ा जिले में पड़ता है, इससे प्रवाहित हो रही होती है और ये प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश में ही प्रवाहित होती है। रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है और हिमाचल प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। और ये व्यास नदी,
ब्यास नदी जो है इसका उद्गम होता है ब्यास कुंड से। कहाँ से? ब्यास कुंड से। और ये रोहतांग दर्रे से ही प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश में ये मुख्य रूप से बहती है। यानी अगर देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है ब्यास नदी अपने आप में, क्योंकि जो इसका प्रवाह है संपूर्ण रूप से भारत में होता है, इसका उद्गम भी भारत में होता है, और ये आगे चल करके जो मिल जाती है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें आगे चल करके सतलज नदी में मिल जाती है। यानी भारत में ही इसका उद्गम होता है और भारत में ही इसका विलय भी हो जाता है सतलज में। ठीक है, तो आगे फिर सतलज नदी। सतलज नदी जो है ये राकसताल से निकलती है और मानसरोवर में है, ये मानसरोवर के पास है राकसताल। पहले तो ये मानसरोवर कैलाश पर्वत सब इंडिया में थे, लेकिन ये 1962 में जो युद्ध हुआ था चाइना से, तब से ये चाइना के कब्जे में है। तो सतलज नदी राकसताल से निकलती है मानसरोवर से, और ये तिब्बत में अधिकतर प्रवाहित होती है। ठीक है, तिब्बत से निकलने के बाद ये भारत में प्रवाहित होती है। फिर देखो सतलज नदी की जो लंबाई है तकरीबन 1450 किलोमीटर है। कितनी? 1450 किलोमीटर। उसमें से भारत में मुख्यतः ये प्रवाहित होती है 1050 किलोमीटर के करीब, 1050 किलोमीटर के करीब प्रवाहित होती है। फिर आगे चल के ये सिंधु नदी में मिल जाती है। देखो कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं आपके सामने वो बता देता हूँ। सिंधु नदी इस पर सतलज नदी पर एक फेमस परियोजना है जो भाखड़ा नागल परियोजना के नाम से जानी जाती है, जो जिससे संबंधित राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो महत्वपूर्ण है ये। इसके अलावा इंदिरा गांधी परियोजना भी इससे संबंधित है। और ब्यास नदी पर भी पोंग परियोजना है। एक पोंग परियोजना किस नदी पर है? ब्यास नदी पर। और रावी नदी भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक परियोजना है चमेरा परियोजना, वो ब्यास नदी पर ही प्रवाहित होती है। किस पर? ब्यास नदी पर। और चिनाब नदी पर तो आपने पढ़ी होंगी अच्छी से कि सलाल, बगलियार, दुलहस्ती, ये जो परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में है, ये सभी परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं और चिनाब नदी पर हैं। सलाल, बगलियार और दुलहस्ती, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। झेलम पर भी परियोजनाएं, उरी और तुलबुल परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं। सभी को याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब देखो गंगा नदी तंत्र है दूसरा इसमें, इसको देख लेते हैं। गंगा नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है गंगोत्री हिमनद यानी गंगोत्री ग्लेशियर से, या गोमुख ग्लेशियर भी कह सकते हो इसे। और इसका उद्गम होता है और इसकी लंबाई जो है ये 2525 किलोमीटर है। और ये आगे चल कर के जो इसका यानी समाप्त होती है, या फिर कह सकते हो कि बंगाल की खाड़ी में इसका वो हो जाता है, अपना मुहाना बना देती है बंगाल की खाड़ी में। और इसी पर गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी है, जो सुंदरबन का डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है ये। और इसकी सहायक नदियों में हम शामिल करते हैं रामगंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, तमसा और महानंदा को। दोबारा देखो, ये रामगंगा, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में गिना जाए तो कौन सी है? यमुना की लंबाई कितनी है ये बता दो, कोई जानता हो तो। यमुना कितनी लंबाई में प्रवाहित होती है भारत में? और गंगा की सबसे लंबी नदियों में से एक है यमुना। ठीक है, और ये गोमती, घाघरा, गंडक, सोन, कोसी, तमसा, ये महानंदा, ये भी इसकी सहायक नदी हैं। देखो आपके सामने ही दिया हुआ है, यमुना की जो लंबाई है 1385 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदियों को भी देख लो अच्छे से, सभी को समझ लो। सहायक नदी हैं, उसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट हैं जो नदी आपके सामने हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं इसमें यमुना नदी को। यमुना नदी जो है उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यानी गंगा नदी तो निकलती है गंगोत्री से यानी गोमुख ग्लेशियर से, और ये उत्तराखंड में निकलती है। और ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा भारत में जो उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है? देखो गंगा तो प्रवेश करती है बिजनौर से, और वो जो क्या बोलते हैं ये यमुना प्रवेश करती है सहारनपुर से। ठीक है, यमुना सहारनपुर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, गंगा बिजनौर से, और प्रयागराज में जाकर के गंगा में मिल जाती है यमुना। और फिर जो गंगा है आगे चल करके बलिया से फिर पश्चिम उसमें बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, अब देखो ये चंबल नदी है, सॉरी ये गंगा यमुना हो गया, दोनों का मिलन प्रयागराज में होता है। 1385 इसकी लंबाई है। और गंगा यमुना की सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती हैं इसकी। यमुना की सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन, या क्रम से ही सभी याद कर लेना। ठीक है, उत्कट भूमि के लिए प्रसिद्ध है ये चंबल नदी जो है, और मध्य प्रदेश राजस्थान में प्रवाह होता है इसका। इटावा के पास ये गंगा उसमें यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये सिंधु वो नहीं है जम्मू कश्मीर वाली, ये सिंधु मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। ठीक है, और ये गंगा यमुना की सहायक है। इसके अलावा बेतवा और केन भी हैं। केन बेतवा परियोजना के लिए ये प्रसिद्ध है, यानी केन से इसमें पानी छोड़ा जाता है, इसमें छोड़ा जाएगा इसमें बेतवा में। ठीक है,
और देखो अब आगे चंबल नदी है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जानापा पहाड़ी जो इंदौर में पड़ती है, जानापा पहाड़ी वहाँ से ये निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ भी हैं आपके सामने। काली सिंध है इसकी सहायक, पार्वती है, छिप्रा है और बनास है। ये सभी जो नदियाँ हैं ये चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। और इसकी कुल लंबाई है 965 किलोमीटर। और ये इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? इटावा के पास मिल जाती है, यमुना में। अब आगे देखो बेतवा नदी भी है। बेतवा नदी जो है इसका उद्गम होता है कुमरा गांव, यानी रायसेन के पास है। कुमरा गांव रायसेन में पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में। यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी सहायक नदियों में हम शामिल करते हैं बीना, धसान और जामनी को। बीना, धसान और जामनी को इसकी सहायक नदियों में गिना जाता है बेतवा नदी की। और इसकी कुल लंबाई है 380 किलोमीटर। हमीरपुर यानी यमुना नदी में ये हमीरपुर में मिलती है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो यमुना की सहायक है ये बेतवा। केन भी देखो, केन जो नदी है इसका उद्गम होता है विंध्याचल, यानी विंध्याचल जो पर्वतमाला है मध्य प्रदेश में, वहाँ कटनी जिले के आसपास या कटनी के आसपास है विंध्याचल पर्वतमाला, वहाँ से ये उद्गम होता है इसका। और 427 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। और बांदा जिले में ये यमुना में मिल जाती है। कहाँ पर? बांदा जिले में मिल जाती है ये यमुना में केन नदी। आगे देखो सोन नदी। सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है। और इसका उद्गम होता है अनूपपुर अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से ही होता है। और इसकी सहायक नदियों में हम रेहंद और जोहिला को शामिल करते हैं। रेहंद और जोहिला सोन नदी की सहायक हैं। और इसकी सोन नदी की लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी? 780। और ये पटना में मिलती है जाकर के गंगा में, पटना में गंगा में मिल जाती है। तो इस तरह से गंगा की सहायक है सोन नदी। और देखो आगे फिर तमसा कैमूर जो पहाड़ी है, तमसा नदी जो है ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है, जो सतना में पड़ता है। कैमूर पहाड़ी से निकलती है तमसा नदी, 265 किलोमीटर लंबाई है। और सिरसा में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। तो ये भी गंगा की सहायक है। आगे फिर दामोदर है। दामोदर नदी जो है ये छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा जो झारखंड में मुख्यतः पड़ता है, वहाँ से निकलती है दामोदर नदी। और इसकी कुल लंबाई है 592। और ये हुगली नदी की सहायक है, यानी जो गंगा की आगे धारा जो दो भागों में बट जाती है। एक तो हुगली पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और एक इसकी धारा भागीरथी नाम से वो उसमें बांग्लादेश में निकल जाती है। ठीक है। तो फिर रामगंगा है आगे नदी। रामगंगा निकलती है नैनीताल उत्तराखंड से। कहाँ थे? नैनीताल उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा। और ये उत्तराखंड में है। और इसकी कुल लंबाई है 596 किलोमीटर। और कन्नौज में ये गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा की सहायक है ये रामगंगा। ठीक है। रामगंगा इसी वजह से जो हेली राष्ट्रीय उद्यान है ना, जिम कॉर्बेट, उसका नाम अब रामगंगा कर दिया गया है, क्योंकि उसके मध्य से होकर के रामगंगा नदी निकलती है जिम कॉर्बेट से। इसी वजह से उसका नाम अब रख दिया है। जो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, उसका नाम हो गया रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है वो। अब देखो गोमती नदी जो है ये पीलीभीत जिला यूपी से निकलती है। कहाँ से? जो यूपी का जिला है पीलीभीत, वहाँ से निकलती है और यूपी से। और इसकी कुल लंबाई है 475 किलोमीटर। और गाजीपुर में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, यानी गंगा की सहायक है गोमती नदी। गोमती नदी जो है गंगा की सहायक है। आगे देखो घाघरा नदी जो है ये मापचाचुंग हिमनद, यानी जो तिब्बत में पड़ता है मापचाचुंग हिमनद, उससे निकलती है। और इसकी सहायक नदियों में हम शामिल करते हैं शारदा नदी को, राप्ती को और छोटी गंडक को। शारदा, राप्ती और छोटी गंडक जो हैं ये मापचाचुंग हिमनद से निकलने वाली घाघरा नदी की सहायक हैं। शारदा, राप्ती और छोटी गंडक। और इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। और छपरा में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, यानी छपरा बिहार में पड़ता है, बिहार में जाकर ये छपरा में गंगा में मिल जाती है। तो घाघरा भी गंगा की सहायक है। अब देखो गंडक नदी, गंडक भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ये नेपाल से निकलती है, यानी नेपाल जो हिमालय है उससे निकलती है। आगे देखो गंडक नदी नेपाल से हो गई, इसकी लंबाई है 814 किलोमीटर। और ये सोनपुर में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, यानी सोनपुर कहाँ पड़ता है? बिहार में। सोनपुर में मेला भी लगता है पशुओं का, उसके लिए भी फेमस है। तो याद रखना गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है गंडक नदी जो है, और गंगा की सहायक है। अब देखो कोसी नदी जो है गोसाई थान चोटी है तिब्बत में, वहाँ से निकलती है गोसाई थान चोटी से। और इसकी कुल लंबाई है 729 किलोमीटर।
कुर्सेला में जाकर के, ये बिहार में है कुर्सेला, और गंगा में मिल जाती है। गंगा की सहायक है ये कोसी भी। अब देखो महानंदा, ये दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, 360 किलोमीटर लंबी है। और गोदावरी घाट यानी गंगा, गोदावरी जो घाट है वो गंगा नदी यानी बांग्लादेश में उसको बांग्लादेश में गंगा में जाकर के मिल जाती है। दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है, गोदावरी घाट के नाम से जाना जाता है गंगा के उस क्षेत्र जगह को, उस जगह पर ये गंगा में मिल जाती है। तो कह सकते हो ये गंगा की सहायक ही नदी है। ठीक है, अब देखो एंड में अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। देखो आपको अच्छी वीडियो लग रही हो, कुछ समझने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो कर लो, और लाइक शेयर भी कर दो वीडियो को। ठीक है, अब देखो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, तीसरा जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है उसको देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, कहाँ से होता है? चेमयांगडुंग ग्लेशियर है, और ये मानसरोवर झील के पास है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी कुल जो लंबाई है 2900 किलोमीटर है। कितनी है? 2900 किलोमीटर इसकी ब्रह्मपुत्र की लंबाई है, 2900 किलोमीटर। और तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है पता है आपको? तिब्बत में इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सांगपो। और रांगो सांगपो इसकी दाहिने तट की प्रमुख, तिब्बत में जो जैसे ये प्रवाहित होती है ना, तो तिब्बत में इसके दाएं तट पर मिलने वाली रांगो सांगपो एक नदी है, इसकी सहायक नदी रांगो सांगपो। लेकिन इसको तिब्बत में सांगपो नाम से भी जाना जाता है, भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, और ये जैसे भारत में जो जितनी लंबाई तक ये प्रवाहित होती है ना, उसकी लंबाई है 916 किलोमीटर, यानी भारत में कुल ये 916 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और ये बंगाल की खाड़ी में आगे जा कर के अपना डेल्टा बनाती है गंगा से संयुक्त धारा में। ठीक है, और इसकी सहायक नदियों में धनश्री, लोहित, देहांग, देवांग और सुबनश्री, मानस, पगलादिया, ये सभी इसकी सहायक नदियों में गिना जाता है इन्हें। ठीक है, दोबारा देखो इन्हें, इसकी सहायक नदियों में धनश्री, लोहित, देहांग, देवांग, सुबनश्री, मानस और पगलादिसा। ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी बाएं तट की नदियां कौन सी हैं फेमस जो सहायक हैं? देवांग और लोहित इसकी बाएं तट पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी हैं, देवांग और लोहित। याद रखना, दिबांग और ये जो लोहित हैं इसके बाएं तट पर लगने वाली प्रमुख नदियों में गिना जाता है इन्हें। और इसके बाएं तट पर लगती हैं जो प्रमुख नदी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, सुबनसिरी भी है एक नदी, कामेंग भी है एक, मानस है, और तीस्ता ये इसके दाएं तट पर लगती हैं। ठीक है, अब देखो और जानो इसके बारे में कि इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जब ये गंगा से मिलने के बाद ये अपना डेल्टा बनाती है तो उस नाम से, किस नाम से मिलती है बंगाल की खाड़ी में, तो उस नाम से जाना जाता है इसे मेघना नाम से, दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नाम से। ठीक है, और बांग्लादेश में इसको जमुना नाम से जाना जाता है। और जो बंगाल की खाड़ी में जो गंगा प्रवेश करती है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। नहीं, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है गंगा तो भागीरथी नाम से, फिर आगे चल के पद्मा, और फिर इसकी दोनों की संयुक्त धारा को मेघना नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब देखो प्रायद्वीपीय भारतीय जो अपवाह तंत्र है उसको देख लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके बारे में जानते हैं और इसमें भी सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उन नदियों को देखते हैं, फिर अरब सागर वाली को देखेंगे। देखो ये गोदावरी जो नदी है, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबकम पहाड़ी जो है, त्र्यंबकम पहाड़ी यानी नासिक में पड़ती है, महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। और इसकी सहायक नदी भी पूछी जा सकती है आपसे, तो इसकी सहायक नदियों में गिना जाता है बेनगंगा, पेन गंगा, मंजरा, बरदा, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा इसी को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, लेकिन कावेरी को क्या कहा जाता है? कंफ्यूजन रहता है दोनों में। तो दक्षिण की गंगा तो कहा जाता है कावेरी को, की गंगा लग जाए तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को, और दक्षिण गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है, इसकी पूर्णा, बरदा, मंजरा और पेनगंगा और प्राणहिता। ठीक है, तो इस तरह से वेनगंगा, पेनगंगा और गंगा, मंजरा, बरदा ये सभी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं और ये गोदावरी की सहायक नदियों में इन्हें गिना जाता है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी फेमस नदी है, यानी दूसरे नंबर की जो इम्पोर्टेंट नदी है उसको गिना जाता है हम
उसको जानते हैं कृष्णा नाम से। क्या नाम है उसका? कृष्णा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है, महाबलेश्वर यानी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से निकलती है। और इसकी लंबाई भी काफ़ी है, इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदियों में हम गिनेंगे कोयना को, भीमा और तुंगभद्रा। कोयना, भीमा, तुंगभद्रा ये फेमस नदी हैं और ये कावेरी कृष्णा नदी की सहायक नदियों में गिना जाता है इन्हें। ठीक है, तुंगभद्रा, कोयना, घाट प्रभा भी है इसकी सहायक नदी, मालप्रभा, मूसी, भीमा ये सभी इसकी सहायक हैं। ठीक है, अब है कावेरी नदी। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है और दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे। ठीक है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी यानी कुर्ग जो कर्नाटक में पड़ती है वहाँ से निकलती है और 805 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। और इसकी उपाधि यही है दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? दक्षिण गंगा तो गोदावरी को कहते हैं, इसको कहते हैं दक्षिण की गंगा। ठीक है, दक्षिण की गंगा कहेंगे इसको, दक्षिण गंगा तो गोदावरी को। ठीक है, ये थोड़ा सही कर लो, इसमें दिक्कत है, दक्षिण की लगा देना इसमें। दक्षिण गंगा तो गोदावरी हो गई। और कावेरी जल विवाद किस किस राज्य के मध्य है? तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पांडुचेरी, इन चारों राज्यों के मध्य है। इसमें ये जो जल विवाद है इन चारों राज्यों को, कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर के इन चारों राज्यों के मध्य विवाद है। और इसकी सहायक नदियों में हम हेमावती, लोकपावनी, हैरांगी, सिमसा, इस तरह की, अमरावती भी है इसकी, और भवानी भी है, और सुमड़वती, ये सभी इसकी सहायक नदियों में गिना जाता है इन्हें। अब देखो महानदी है आपके सामने, महानदी को भी देख लो कि महानदी जो है ये सिहावा पहाड़ी यानी रायपुर में पड़ती है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में यहाँ से निकलती है। 858 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हीराकुंड परियोजना इसी पर संचालित है। हीराकुंड परियोजना जो है महानदी पर ही है, याद रखना। और ये अपने आप में फेमस नदी है काफ़ी, और प्रदूषित नदियों में भी गिनी जाती है ये। अब देखो स्वर्ण रेखा नदी, ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, झारखंड में पड़ता है वहाँ जहाँ से ये निकलती है। 395 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बंगाल के मेदिनीपुर में ये समाप्त हो जाती है। कहाँ पर? बंगाल के मेदिनीपुर में। देखो आगे फिर पेन्नार, ये नंदीदुर्ग पहाड़ी, कोलार जो कर्नाटक, कोलार अपने आप में सोने की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सोना कहाँ पाया जाता है भारत में? कोलार की खान में। तो ये नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है। पेनार जो नदी है कर्नाटक में 557 किलोमीटर लंबी है और बंगाल की खाड़ी में आगे चल के ये समाप्त होती है। अब देखो वैगई नदी जो है, वैगई नदी मदुरई तमिलनाडु से निकलती है। कहाँ से? तमिलनाडु, मदुरई से निकलती है। 258 किलोमीटर की दूरी तय करती है और पाक की खाड़ी में गिरती है आगे चल के। कहाँ से? देखो वैगई नदी भी इम्पोर्टेंट है, मदुरई से निकलती है तमिलनाडु से, 258 की दूरी तय करती है और पाक की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखो अरब सागर में गिरने वाली जो कुछ नदियाँ हैं उन्हें भी जान लो कि इसमें फेमस है नर्मदा नदी। अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं उसमें सबसे बड़ी है नर्मदा नदी। और ये अमरकंटक जो पहाड़ी है उससे निकलती है, अनूपनगर जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और ये डेल्टा ना बना करके एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसकी सहायक नदियों में हम तवा, दूधी, शक्कर, हिरन, शेर और बंजर इन्हें देखते हैं। तवा, दूधी, शक्कर, हिरन, शेर और बंजर ये इसकी सहायक हैं। आगे है फिर इसमें फेमस ताप्ती नदी है। ये मुल्ताई पहाड़ी से यानी बैतूल मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, वहाँ से निकलती है मुल्ताई से। और ये 724 किलोमीटर लंबाई की दूरी तय करती है और नर्मदा के समांतर बहती है। कहाँ? नर्मदा के समांतर बहती है ये। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती दोनों एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं। अरब सागर में ये जा कर के गिरती हैं। और इसकी सहायक नदियों में देखते हैं हम, तो इसकी सहायक नदी है पूर्णा नदी, फेमस है पूर्णा नदी। कौन सी? पूर्णा। इसके अलावा पूर्णा के अलावा भगुर भी है, और एक और नदी देख लो गिरना, गिरना भी इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती है ये अपने आप में जो ताप्ती नदी है। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सी है? माही नदी है आगे। माही नदी जो है ये विंध्य जो पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ, धारवाड़ पहाड़ियाँ जो हैं, विंध्य पहाड़ियाँ वहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से। और ये 583 किलोमीटर दूरी तय करती है, कर्क रेखा को काटती है। ये माही नदी जो है कर्क रेखा को काटती है, ये भी पूछा जा सकता है। और साबरमती नदी भी देखो कहाँ से निकलती है, मेवाड़ पहाड़ियों से, राजस्थान में पड़ती हैं ये। और 371 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अहमदाबाद शहर जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। किसके किनारे? अहमदाबाद शहर है, और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस नदी में जो है जल का अभाव रहता है, यानी ये मौसमी नदी है, वर्षा पड़ती है तभी ये प्रवाहित होती है। और इसकी सहायक नदियाँ भी हैं कुछ, जो साबरमती है, बाकल, हाथमती, ये जो इसकी सहायक हैं, याद कर लो अच्छे से। अब देखो लूनी नदी,
लूनी नदी जो है ये अरावली पहाड़ी से निकलती है, ये अजमेर के पास से निकलती है। अरावली जो पहाड़ी है उसका हिस्सा अजमेर में भी पड़ता है, तो वहाँ से निकलती है और ये दूरी तय करती है 320 किलोमीटर की। कच्छ के रन में ये विलुप्त हो जाती है। कहाँ पर? कच्छ के रन में, यानी ये अरब सागर में तो नहीं गिरती है, स्थल मार्ग में ही ये विलुप्त हो जाती है, कच्छ के रन में। और शरावती नदी ये शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलती है। कहाँ से? शिमोगा जिले से, जो कर्नाटक में पड़ता है वहाँ से, और 128 किलोमीटर की लंबी है। और प्रसिद्ध गरसोप्पा जो जोग यानी जलप्रपात है, गरसोप्पा भारत का प्रमुख जलप्रपात है। शायद ये पहले नंबर का भी था, लेकिन अब कुंचिकल जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है और ये 128 किलोमीटर लंबी है। शरावती नदी जो है ये शिमोगा जिले कर्नाटक से निकलती है। गरसोप्पा इसी पर है और अरब सागर में जाकर के समाप्त होती है। ठीक है। कुंचिकल जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा है, वराही नदी पर है, कर्नाटक में पड़ता है। और ये जोग गरसोप्पा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है इसको, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात। और ये शरावती नदी पर पड़ता है, कर्नाटक में है ये भी। और देखो आगे अब एंड नदियाँ आपके सामने। पेरियार नदी जो है ये तमिलनाडु से निकलती है, यानी पेरियार नदी अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो हैं केरल से, वहाँ से निकलती है। 244 किलोमीटर दूरी तय करती है ये पेरियार नदी जो है। ठीक है। और इसके पास में ही बेवनाथ झील है, अरब सागर में ये समाप्त हो जाती है। जो बेवनाथ झील है शायद उसमें भी इसका पानी जाता है और आगे चल के ये समाप्त हो जाती है अरब सागर में। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपके सामने भारत की जो प्रमुख नदियां हैं वो सभी देखी। कैसी लगी आपको? एक दो बार वीडियो को देखो, अच्छे से याद हो जाएंगी। और मेरी स्पीड भी अगर आपको तेज़ लगे कि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ तो वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हो। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन्हें बार बार रिवाइज करो अच्छे से। एक दो क्वेश्चन यहाँ से मिल ही जाता है एग्जाम में। ठीक है। अच्छे से समझ लो, फिर आगे कोई और टॉपिक लाऊंगा, इसी तरह से टॉपिक लाता रहूँगा। मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी वीडियो का आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जिससे कुछ ना कुछ एग्जाम में आपके लिए फ़ायदा ही होगा। ठीक है। तो अब आगे मिलते हैं आगे क्लास में। बाय।